Hello everyone. So this is Priyanka. Welcome to my YouTube channel Science and Magic. So आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं और उसके जो अभिलक्षण हैं वो पार्ट सेकंड में मैं बता चुकी हूँ। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमने फर्स्ट पढ़ा था टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में कि उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली पार्ट टू। पार्ट टू में सबसे पहला रिएक्शन है, ये हम पढ़ चुके हैं कि अवस्था में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन कर करके ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है, अभिलक्षण है। तो सबसे पहला रिएक्शन है इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में फर्स्ट रिएक्शन है आपका संयोजन। फर्स्ट क्या है? संयोजन यानी कि कंबशन। फर्स्ट क्या है आपका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ही है कि दो अभिकारक होंगे। कितने अभिकारक होंगे? दो एक अभिकारक होंगे और उत्पाद क्या बनाएगा? एकल उत्पाद जो बनेगा, अकेला उत्पाद बनेगा। उत्पाद आपका क्या होगा? अकेला। तो जैसे संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। कोई दो चीज़ों का जुड़ना ही क्या कहलाता है? संयोजन। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक हो सकते हैं, लेकिन पदार्थ कितने बनेंगे? उत्पाद कितने बनेंगे? आपका एक बनेगा। उत्पाद कितना बनेगा? एक बनेगा। तो इसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। CR जो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन और हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि हम उदाहरण देख रहे हैं कि कार्बन जो है आपका और ऑक्सीजन जो है आपका, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, गैस बना रहा है। सेम है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है? वाटर बना रहा है, जल बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में आप ये भी दे सकते हैं कि ये संतुलित है। ये क्या है? संतुलित है। यहाँ देखेंगे तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, यहाँ भी कितना है? कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल है, यहाँ भी ऑक्सीजन का दो मॉलिक्यूल है। तो ये क्या है? संतुलित है। यह अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। तो यानी टाइप्स के साथ साथ आपको ये भी पता चलूँगी कि कौन सी अभिक्रिया संतुलित है और कौन सी नहीं है। इसमें भी अगर आप देखें तो हाइड्रोजन कितना है? दो दूनी चार है। कितने हाइड्रोजन है? चार है। ऑक्सीजन कितने हैं? दो है। चार दो छः हो गए टोटल। यहाँ भी कितने हैं आपका? दो दूनी चार आपका ऑक्सीजन हो गया, प्लस में दो दूनी चार आपका चार हाइड्रोजन हो गया और दो ऑक्सीजन। यहाँ भी आपका क्या है? बैलेंस है। यहाँ भी छः और यहाँ भी छः। तो ये दोनों आपकी रिएक्शन जो है बैलेंस है, संतुलित है। सेकंड रिएक्शन हम देखेंगे वियोजन अपघटन अभिक्रिया। पहला था जुड़ना, दूसरा है टूटना। दूसरा क्या है आपका? टूटना। वियोजन का मतलब ही होता है टूटना, डिकम्पोज होना, टूटना। ठीक है। जैसे कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट सकते हैं। ये आपका उल्टा है। संयोजन का क्या है? उल्टा है। वहाँ A प्लस B मिलकर क्या बना रहा था? C बना रहा था, एकल उत्पाद बना रहा था। और यहाँ A अकेला जो है दो उत्पाद बनाएगा, B प्लस C। दो से ज़्यादा भी बना सकता है, डी भी बना सकता है, लेकिन आपका अभिकारक क्या होगा? अकेला होगा। अभिकारक क्या रहेगा? हमेशा अकेला रहेगा। और इसमें अभिकारक संयोजन में क्या रहेगा? अभिकारक आपका हमेशा दो रहेगा। कितना रहेगा? दो। और उत्पाद कितना रहेगा? अकेला रहेगा। जैसे कि इसमें देखिए आपका फेरस सल्फेट जो है वो अकेला उत्पाद है, अकेला अभिकारक है। क्या है? अकेला अभिकारक है। अकेला अभिकारक जो है आपका वो क्या कर रहा है? एक दो तीन उत्पाद बना रहा है। कितना उत्पाद बना रहा है? आपका तीन। इसमें आपका फेरिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगी? आपका वियोजन अपघटन अभिक्रिया, टूटने वाला, डिकम्पोजिशन वाला। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए NCERT में आपका एक दे रखा है चित्र कि जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी कि Fe, फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO3। ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रणाली को गर्म करने पर FeSO4 होता है आपका फेरस सल्फेट। अगर इसको आप गर्म करते हैं तो गंध सूंघने की सही विधि क्या है कि आप इसको
इधर से जा रहा है ये कोई भी गंध, तो आप थोड़ा दूर रखें, अपने नाक से क्या रखें, दूर रखें। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। और क्वथनली, ये आपका क्या है, टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब को फेरस सल्फेट क्रिस्टल के साथ ये है। क्वथनली को सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आप है, यहाँ पे एक और कोई आपकी एक फ्रेंड है, तो इस तरफ नहीं करना है आपको, इस तरफ आपको टेस्ट ट्यूब नहीं करना है। टेस्ट ट्यूब हमेशा अपने से दूर रखना है। कैसे रखना है, अपने से दूर रखना है आपको टेस्ट ट्यूब, ताकि आपको उससे कोई एलर्जी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, वो हार्म करेगा आपको। इसलिए टेस्ट ट्यूब की जो मुंह है हमेशा अपने से दूर रखिए, और इस तरीके से आप उसकी स्मेल को गंध कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका अभिक्रिया है, नेक्स्ट क्या है आपका, वियोजन अभिक्रियाएं ही 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे पहला है उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन में जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया है कि तापमान परिवर्तन क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया है। वो 2 टाइप का था, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या था, जहाँ से ऊष्मा ले रही हो, अगर कोई अभिक्रिया ऊष्मा क्या कर रही हो, जहाँ से ऊष्मा आपकी निकल रही हो, क्या कर रही हो, निकल रही हो। अगर कोई अभिक्रिया हो रही है वहाँ से ऊष्मा निकल रही है तो क्या हुआ, ऊष्माक्षेपी। और दूसरा था ऊष्माशोषी। दूसरा क्या था आपका, ऊष्माशोषी। तो वहाँ से अभिक्रिया क्या कर रहा है, ऊष्मा ये ले रहा है, क्या कर रहा है, ऊष्मा ये ले रहा है। तो वैसी अभिक्रिया जहाँ पे ऊष्मा ले रहा है वो आपका ऊष्माशोषी हो गया। तो ऊष्मीय वियोजन क्या है, ऊष्मा के द्वारा टूटना। ऊष्मा के द्वारा क्या हो रहा है, टूटना। तो ये क्या हुआ आपका कि गर्म करने पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, गर्म करने पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना रहा है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। और दूसरा क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या बना रहा है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है आपका चूना पत्थर है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूना पत्थर है, जो क्या बनाता है, बिना बूझा हुआ चूना। क्या है आपका, बनाता है आपका, ये आपका क्या है, बिना बूझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो बना आपका, ये क्या बना, बिना बूझा हुआ चूना बना। और ये आपका क्या है, चूना पत्थर, ये बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना या बिना बुझा हुआ चूना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है पेपर में कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। का उपयोग विभिन्न उद्योगों में सीमेंट का निर्माण में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट के निर्माण में बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बुझा हुआ चूना है। तो जैसे कि आप लोग घरों को पेंटिंग करते हैं, जैसे चूना से रंगाई करते हैं वाइट कलर की, वो भी क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट जो आपकी अभिक्रिया है उसमें वियोजन में हमने कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा, वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिया गर्म करने पर। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई, क्योंकि इसमें क्या जा रही है, ऊष्मा इसमें जा रही है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, विद्युत वियोजन। विद्युत यानी कि हम विद्युत की परवाह करके रिएक्शन को करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं इसे, है ना। यानी कि इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें क्या हो रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन, यानी कि जब हम कोई रिएक्शन में, मान लीजिए ए और बी कोई रिएक्शन है, जिसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने विद्युत प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, और क्या प्रोडक्ट बनाया इसने, ए प्लस बी। क्या प्रोडक्ट बनाया, ए प्लस बी। तो ये रिएक्शन क्या हुआ आपका, विद्युत वियोजन हुआ। जब अम्लीय जल में विद्युत उदाहरण प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित होता है। जब हमारा अम्लीय जल है, ये क्या है, अम्लीय जल है, सिर्फ जल नहीं है। अम्लीय जल में जब हम क्या देते हैं, विद्युत देते हैं, क्या देते हैं, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो किस में टूटता है ये, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। यहाँ भी देखेंगे तो ये हमारा क्या है, संतुलित रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4, और ऑक्सीजन कितना है, 1। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ पे कितना है आपका, यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन आपका, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। ये भी आपका क्या है, एक संतुलित रिएक्शन है।
तो कोई भी रिएक्शन अगर आप थियोरेटिकल पेपर में लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसे संतुलित करके लिखिए, ताकि उसमें आपको एक भी मार्क्स कटे ना और प्रॉपर मार्क्स मिले। नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है वो आपका है प्रकाशीय वियोजन, फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब हो गया लाइट यानी प्रकाश, फोटो का मतलब क्या हो गया लाइट यानी प्रकाश, क्या हो गया आपका प्रकाश हो गया। और लाइसिस का मतलब क्या हुआ टूटना, लाइसिस का क्या मतलब हुआ टूटना, यानी कि प्रकाश के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है जिसके कारण कोई भी अभिक्रिया होती है और उसके कारण आपके अभिकारक टूटते हैं, वो क्या कहलाता है आपका प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि इसमें उदाहरण में दे रखा है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारा क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड है, क्या है सिल्वर क्लोराइड, सफ़ेद से ग्रे कलर का हो जाता है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को अगर आप धूप में रखते हैं, मान लीजिए हमारा ये सिल्वर क्लोराइड है और यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, क्या बन रही है सनलाइट इस पे आके पड़ रही है, तो ये किस कलर का हो जाएगा, ये किस कलर का हो जाएगा ग्रे कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ब्राउन हो जाएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, किस में होता है ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो करवाते हैं बेसिकली। और जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड वाइट, इसे क्या बोलेंगे ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है आपकी, उसमें सिल्वर क्लोराइड का यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में हमेशा आता है। तो फोटोलिसिस का मतलब है प्रकाश के उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है टूटकर, वो क्या कहलाता है आपका प्रकाशीय वियोजन, वो क्या कहलाता है आपका प्रकाशीय वियोजन। ये भी अगर आप देखें तो ये भी आपका रिएक्शन संतुलित है, अभिक्रिया संतुलित है। 2 सिल्वर का मॉलिक्यूल यहाँ है और 2 क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, सेम 2 सिल्वर का मॉलिक्यूल यहाँ है और यहाँ क्या है, यहाँ आपका Cl2 बनेगा, क्या बनेगा Cl2 बनेगा, ये आपका गलत है, यहाँ पे आपका क्या बनेगा Cl2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अभिक्रिया, नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया क्या है थर्ड इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्रियाएं हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी एक क्रिया विस्थापन अभिक्रिया, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या मतलब है कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करते हैं विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि क्लास 9th में आपने टेबल पढ़ी होगी रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रियशीलता सीरीज, क्या बोलते हैं अभिक्रियशीलता श्रेणी बोलते हैं उसे, जिसमें था कि के नाम का माली आलू ज़रा फीका के नाम का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाइड्रोजन था लास्ट में आपका। तो जैसे कि सबसे रिएक्टिव आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर आपका क्या बोलते हैं कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर लास्ट में आपका कॉपर आता है, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर फीका पकाता है, फिर आपका आता है लेड, फिर कॉपर, इस तरीके से। तो इसी सीरीज को देखते हुए हम विस्थापन और डबल विस्थापन, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें जो होता है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व, जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील तत्व होता है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसका स्थान ले लेता है। जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमना। मान लीजिए हमारा कॉपर कहाँ है, यहाँ है, कॉपर आपका यहाँ है और आयरन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो हमने अगर यहाँ पे आयरन जो है आपका और कॉपर सल्फेट को जब हमने आयरन यानी कि लोहा से क्या करवाया, रिएक्शन करवाया, किसका कॉपर सल्फेट को, ठीक है। तो क्या बना, सल्फेट को जो है आयरन अपने साथ ले गया,
सल्फेट को आयरन अपने साथ ले गया और कॉपर को क्या कर दिया, अकेला छोड़ दिया। कॉपर को क्या कर दिया, अकेला छोड़ दिया, क्योंकि आयरन पहले आता है रिएक्टिविटी सीरीज में और कॉपर क्या आता है, बाद में आता है। कॉपर कब आता है, बाद में आता है। तो आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। इसलिए उसने कॉपर को साइड कर दिया और खुद किसके साथ आ गया, खुद जो है आपका सल्फेट के साथ आ गया। खुद किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ आ गया। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विस्थापन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि लोहे के किल पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। कोई भी आपका लोहा का किल है, ये लोहा का किल है, ठीक है। इस पे किस लोहे की किल पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। यहाँ पे मान लीजिए हम रेड से ले लेते हैं, इस पे क्या जम गया, कॉपर। इस पे क्या जम गया, कॉपर जम गया, ठीक है। अब जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा, ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है आपका। ये आपका CuSO4 है, नीला होता है। लेकिन जब हम का रंग हरा हो जाता है, जब वो आयरन सल्फेट के कारण, जब मान लीजिए हमारा आयरन सल्फेट बनेगा, FeSO4 बनेगा, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपका कॉपर सल्फेट का रंग हरा क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आयरन, कॉपर की जगह कौन ले लेता है, आयरन ले लेता है। सेम दूसरा एग्जांपल यहाँ पे, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आपका जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अगर हम पीछे देखें रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक कहाँ आता है, यहाँ आता है, यानी कि ये आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। ये क्या है, आयरन से भी ऊपर है और कॉपर से भी ऊपर है। तो जिंक जो है लोहा और तांबा दोनों से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। किससे है, दोनों से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसमें क्या होगा, जिंक जो है, जिंक भी क्या करेगा, कॉपर को अलग कर देगा और सल्फेट को अपने साथ ले लेगा। क्या कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा और हमारा जिंक सल्फेट को अपने साथ ले लेगा। जिंक कॉपर से ज़्यादा विक्रियशील है। अगर सेम रिएक्शन, जिंक वाला रिएक्शन हम आयरन सल्फेट के साथ करें तो ये सेम होगा। ये क्या होगा, जिंक जो है आपका, जिंक क्या ले लेगा, सल्फेट, और आयरन को अलग कर देगा। जिंक अपने साथ क्या ले लेगा, सल्फेट ले लेगा और आयरन को क्या कर देगा, अलग कर देगा, क्योंकि आयरन यानी लोहा से भी ज़्यादा क्रियाशील क्या है, जिंक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो विस्थापन रिएक्शन में आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे याद कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको दोबारा से इसका नोट्स, जो जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम और आप इंस्टाग्राम दोनों को लिंक देख सकते हैं। तो जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे उस लिंक को एक्टिव करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। वहाँ पे मैं इसके सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी और आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज का है, सूत्र है, उसका जो याद करने का तरीका है, उसका जो ट्रिक है, वो भी मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे NCERT में आपके बुक में दे रखा है कि यहाँ पे जो आपका ये रहा, आपका कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकली गई लोहे की कील, ये रही, ये आपका कॉपर सल्फेट के विलयन से, और ये कहाँ से है, ये लोहे का कील है, सिंपल जो नया वाला है। तो जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, नीला होता है, ये क्या है आपका, नीला है, नीला है। और प्रखनली, ये आपका क्या है, प्रखनली बी है, ये क्या है आपका, हरा है थोड़ा सा, ये क्या है, हरा है। तो इसमें क्या बना है, कॉपर, ये किस में बना, ये है आपका कॉपर सल्फेट वाला, और ये क्या है आपका आयरन सल्फेट वाला। यहाँ से आपका क्या बन गया, आयरन सल्फेट वाला। तो ये दोनों रिएक्शन को आप आराम से अपने लैब में कर सकते हैं अगर आपके टीचर करवाते हैं। तो नहीं तो मैं यहाँ पे सारे रिएक्शंस करवाऊँगी, रिएक्शंस भी है, एक्सरसाइज है, MCQ है, ये सारी चीज़ें मैं करवाऊँगी, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए।
नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन है वो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या हो, दोनों का विस्थापन है, द्वि यानी दो, डबल यानी क्या, दो, जिसमें दो अभिकारक का विस्थापन हो, वो क्या कहलाएगी। इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि AB प्लस CD क्या बनाया है, अब AB की जगह क्या आ गया है, D आ गया है, B की जगह क्या आ गया है, D आ गया है, और आपका C की जगह C ही रहेगा, और आपका D की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। देखिए B की जगह क्या आ गया है, D आ गया है, और D की जगह क्या आ गया है, B आ गया है। यानी दोनों आयनों ने अपने आप को क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है। तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट है जो किससे रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड से। किससे रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड से। अब जो सोडियम है, सोडियम आयन एक्सचेंज का मतलब है कि सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, 1 पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, 1 नेगेटिव होता है। यानी कि ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इंग्लिश में बोलेंगे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया, इस टाइप की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को भी क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखिए सल्फेट जो है आपका, सल्फेट पे क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है। सल्फेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें SO4 तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और बेरियम पे क्या होता है आपका, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेरियम जो है सल्फेट के साथ चला जाएगा, बेरियम किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ चला जाएगा, और आपका क्लोरीन जो है वो किसके साथ चले जाएगा, सोडियम के साथ चला जाएगा। आयन एक्सचेंज का, आयन का मतलब है इंग्लिश में चार्ज। आयन का क्या मतलब है, चार्ज। क्योंकि हमारा जो सोडियम है, क्योंकि हमारा सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्लोरीन के साथ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि हमारा सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है तो ये बेरियम के साथ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेम नेक्स्ट रिएक्शन में भी क्या है, सोडियम के साथ आपका किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ। क्योंकि सोडियम के पास कौन सा चार्ज है, सोडियम के पास चार्ज है पॉजिटिव, सोडियम के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और सल्फेट के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। और सेम है आपका जो ऑक्सीजन है, OH क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। OH क्या होता है आपका, OH जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, और H क्या होता है, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और ये दोनों सोडियम सल्फेट बनाएंगे। तो आपको इसके चार्जेस को भी याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, ताकि इस रिएक्शन को आप प्रॉपर तरीके से कर सके, ताकि इस रिएक्शन को आप प्रॉपर तरीके से कर सके। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट क्या है, जैसे कि ये वाला देखिए चित्र दे रखा है, सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली, ये आपका इसमें सोडियम सल्फेट है, इसमें क्या है आपका सोडियम सल्फेट है, और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड, दूसरा क्या है आपका बेरियम क्लोराइड। अब ये दोनों रिएक्शन जब हुआ था तो क्या बना था, सोडियम क्लोराइड बना था और बेरियम सल्फेट बना था, बेरियम सल्फेट। जैसे कि ये वाला रिएक्शन, यही वाला रिएक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला रिएक्शन को यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ से भी आप NCERT के बुक में आपको डायग्राम भी दे रखा है, वहाँ से भी कर सकते हैं। अब हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ये भी, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उपचयन क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी कि जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का माइनस होना। क्या करना, हाइड्रोजन का माइनस होना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। जैसे कि कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी क्या है आपका ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, उपचयन।
ऑक्सी यानी ऑक्सीजन, डेशन यानी जुड़ना, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का हटना भी क्या हुआ, उपचयन ही हुआ। यहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी क्या हुआ आपका, उपचयन हुआ। नेक्स्ट जो हमारा है अपचयन, नेक्स्ट क्या है हमारा, अपचयन है। और जैसे कि आपका इसमें क्या हो गया है, अपचयन है। अपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास, इसमें उल्टा है, ऑक्सीजन का माइनस और हाइड्रोजन का प्लस, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, इसे क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। देखिए ऑक्सीजन क्या कर रहा है, हट रहा है, हाइड्रोजन के साथ चला जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। कार्बन के जो कॉपर है, कॉपर से ऑक्सीजन हटकर कहाँ चला गया, हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन क्या रहा है, हट रहा है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या रहा है, जुड़ रहा है। सेम यहाँ भी हाइड्रोजन क्या रहा है, जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये दोनों क्या है, अपचयन हुआ, ये दोनों क्या हुआ, अपचयन हुआ। इसमें एक और चीज़ पूछा जाता है आपको, अपचायक। अपचायक, अपचायक क्या होता है, अपचायक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये होता क्या है, बेसिकली मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। इसका मतलब है वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है, वह पदार्थ जिसका उपचयन होता है, क्या होता है, उपचयन होता है, वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। वह पदार्थ जिसका उपचयन होता है अपचायक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचायक। जैसे कि इसमें देखिए उपचयन किसका हो रहा है, यहाँ पे आपका किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है आपका, उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन ही क्या है आपका, अपचायक है। ऑक्सीजन क्या है आपका, अपचायक है। यहाँ भी क्या है आपका, ऑक्सीजन ही क्या है आपका, अपचायक है। और जैसे कि इसमें पूछता है क्वेश्चन कि उपचायक क्या है, उसमें अपचायक, इसमें उपचायक। उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है। क्या, जैसे कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे आपका, अपचायक है। ऑक्सीजन क्या है आपका, उपचायक है। सेम यहाँ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन आपका उपचायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा उपचायक। तो ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। नेक्स्ट आपका क्या है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में, दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन का क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या प्रभाव है, इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में पूछे जाता है। संक्षारण, कोरोजन क्या होता है, इसके अंदर क्या आता है कि जब कोई धातु नमी, वायु और पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित होकर क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। क्या होता है, कमज़ोर हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना क्या है, संक्षारण है, कोरोजन है। चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है कि चांदी पर काली परत क्यों चढ़ती है और तांबे पर हरी परत क्यों चढ़ती है। देखिए लोहा का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन, Fe होता है आपका सूत्र इसका। जब इस पे ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, जब इस पे ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाती है, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड ही क्या है आपका, जंग लगना है। क्या है, जंग लगना। यानी कि जब आप लोहे के किसी भी बर्तनों या लोहे का कोई भी सामान बारिश में या खुले हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या करती है, ऑक्सीजन एक परत चढ़ा लेती है। मान लीजिए कोई लोहे का सामान है, इस पे ऑक्सीजन क्या करती है, एक परत चढ़ा लेती है, उसे ही क्या बोलते हैं, जंग लगना।
सेम आपका चांदी पर ही है। चांदी का मान लीजिए कोई आप गहना पहनते हैं, चांदी का कोई भी ज्वेलरी होता है, कोई भी ज्वेलरी होता है चांदी का कोई भी ज्वेलरी होता है, उस पर क्या होता है, ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। तो वो क्या हो जाता है, उस पर काला काला क्या हो जाता है, काली परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? काली परत चढ़ जाती है। तो ये भी क्या कहते हैं कि उसका कोरोजन हो गया, उसका क्या हो गया, संक्षारण हो गया। जैसे कि आपका चांदी का क्या फॉर्मूला है, Ag। चांदी का फॉर्मूला क्या है आपका, सिल्वर। अब Ag आपका है और उस पर क्या करती है, ऑक्सीजन पर चढ़ाती है, तो ये क्या बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड। क्या बना लेता है, सिल्वर ऑक्साइड। तो यही क्या है, चांदी पर काली परत चढ़ जाता है। सेम आपका कॉपर है, कॉपर भी ऑक्सीजन बनाता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो ये भी क्या, कॉपर पे जो है हरा परत चढ़ता है और इस पर क्या चढ़ता है, काला, और लोहे पे भूरा कलर का। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संक्षारण को धातुओं पर पैट करके मिश्रित धातु बनाकर या अन्य धातुओं की परत चढ़ाकर रोका जा सकता है। जैसे कि अगर लोहे में जंग लग रही है तो अगर उस पर हम एल्युमिनियम और जिंक की कोटिंग कर दें, ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि रोकने के लिए हम क्या करें, रोकने के लिए हम क्या करें, तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम और जिंक की कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कोटिंग, यानी कि परत चढ़ा देते हैं उस पर, जिससे जो हमारा लोहा है वो जंग यानी ऑक्सीजन के सीधा संपर्क में नहीं आता है और जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। और एक और चीज़ कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। जैसे कि लोहे की दरवाज़ा वगैरह देखते होंगे, घर में लोग रखते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो ये भी एक आप उपाय कर सकते हैं संक्षारण को रोकने के लिए। लास्ट टॉपिक है आपका क्या, विकृत गंधिता। लास्ट टॉपिक क्या है, विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। उपचयित हो जाती है कि क्या मतलब है, अभी हमने पढ़ा है उपचयन। उपचयन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी चीज़ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि सब्जी बना के रखते हैं दिन में, तो वो सुबह तक क्या हो जाती है, रात में रखते सुबह तक क्या होती है, ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है। क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है। वही क्या कहलाता है आपका, कोई भी खाना खराब होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाता है, जिससे उसके स्वाद और गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। जैसे वसा युक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना, पनीर को रखने पर विकृत गंध देने लगते हैं। वसा युक्त यानी कि जो फैट वाले, तेल वाले पदार्थ होते हैं, या मान लीजिए कि कोई भी सब्जी या कोई भी फैट वाले पदार्थ होते हैं, जैसे कि, तो उसमें क्या होता है आपका, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो खराब हो जाती है। तो इससे बचने का उपाय क्या है आपका, इसके बचने का उपाय क्या है, इसके बचने या रोकने का उपाय क्या है, खाद्य पदार्थों को वायु रोधी बर्तनों में रखें। जैसे कि मान लीजिए हम अचार बनाते हैं तो इसको सील पैक डब्बे में रखते हैं, सील पैक डब्बे या हांडी में रखते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि वो ख़राब ना हो, है ना। और सेम है कि जैसे हम खाने को प्रशीतन करते हैं, प्रशीतन यानी कि हम फ्रिज में रख सकते हैं। आलू चिप्स की पैकिंग में ऑक्सीजन की जवन नाइट्रोजन गैस भरकर किया जाता है, यानी कि जो भी हमारे चिप्स होते हैं, जो भी हमारे चिप्स वाले पैकेट होते हैं, जो भी हमारे पैकेट होते हैं, वो बेसिकली उसमें क्या भरा होता है आपका, नाइट्रोजन होता है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन, जो ऑक्सीजन को सीधा संपर्क में नहीं आने देता, जिसकी वजह से वो चीज़ खराब नहीं होती है। खाद्य पदार्थों तथा पके भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर रखना होता है, इसलिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, फ्रिज में ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करती है, जिससे खाना बर्बाद या ख़राब नहीं होता है। तो ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 6 महीने और बचे हैं
और आपको अच्छा स्कोर करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो कोशिश कीजिए कि अपना टाइम जो है सही जगह इस्तेमाल कीजिए। टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम आपके पास अब नहीं है, तो उसको सही जगह इस्तेमाल कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दैट इन योर फ्रेंड्स, इन योर ग्रुप्स। पढ़िए और खुद को भी पढ़ाइए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।